प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एनसीईआरटी के मिसलेनियस को बना रहे थे, ओके, जिसमें हम लोग मिसलेनियस ऑन चैप्टर 1, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चन को, ओके। क्यों? क्योंकि रिलेशन और फंक्शन ही हमारा अभी सिलेबस में है। बाइनरी अभी सिलेबस में नहीं है हमारा, इसलिए बाइनरी को छोड़ दे रहे हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। बोल रहे हैं कि गिवन हमारे पास फंक्शन है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस का एग्जांपल देना है हम लोगों को, ठीक है ना। कैसा? fn(z) और gz(z) सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव मतलब क्या होता है? हमारा 1-1 फंक्शन, ठीक है। बट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, यानी कि g हमारा इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल देना है। चलिए कोई बात नहीं, तो बात करते हैं सॉल्यूशन का इसका। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है फंक्शन हमारा fn(z) एंड gz(z). तो बनाना कौन सा फंक्शन हमारा? गॉफ। तो जब गॉफ का फॉर्मेशन होगा तो पहले फंक्शन किसका बनेगा? पता आप लोगों को, पहले f का बनेगा, फिर फंक्शन किसका बनेगा? फिर g का बनेगा। तो f कहाँ से? आपका n(z), ठीक है, और g कहाँ है? z(z). तो ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा? गॉफ, ठीक है। तो डेट इज गॉफ जो बन जाएगा फंक्शन हमारा, वो n(z) बनेगा, ओके। अब ऐसा चाहिए कि f गॉफ जो हमारा एग्जाम्पल कैसा चाहिए कि सिंस गॉफ कैसा चाहिए? इंजेक्टिव। गॉफ इज 1-1, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 1-1 का होना चाहिए। एंड g इज नॉट 1-1। अच्छा, g 1-1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले f मान लेते हैं ऐसा कि लेट fx जो है वो x है एंड gx जो है वो mod x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिंस g जो फंक्शन है वो हमारा z(z) है, तो g1 का भी वैल्यू क्या होगा? mod 1 इक्वल्स टू 1 एंड g-1 जब निकालेंगे तो क्या होगा? mod -1 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज g1 इक्वल्स टू g-1 इक्वल्स टू 1, दैट इज g इज नॉट 1-1, ओके। ये 1-1 नहीं रहा। अब बात करते हैं गॉफ का। तो सिंस g ऑफ fx, ठीक है, तो g ऑफ fx है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? g ऑफ f ऑफ x बनेगा। तो g एफ एक्स क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा। तो gx जब बाहर निकल रहा है, तो gx से जब x बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा mod x। तो g एफ एक्स बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? mod ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, तो mod एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एफ एक्स क्या हमारा? x, ठीक है। तो एफ एक्स है x, तो mod एफ एक्स क्या हो जाएगा? mod x। mod x का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, तो mod x का वैल्यू क्या होगा? mod x का वैल्यू हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि सिंस x बिलोंग्स टू क्या है? n, क्योंकि g एफ एक्स है। देखिए यहाँ पर g एफ एक्स है, तो x g कहाँ से कहाँ फंक्शन है? गॉफ हमारा n(z) है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गॉफ हमारा n(z) है। यहाँ लिख सकते हैं कि गॉफ n(z) है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दैट इज x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 0। तो गॉफ ऑफ x क्या बन जाएगा? x। अब देखिए, तो देयरफॉर गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू x। अब ये 1-1 फंक्शन है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा? इसके डोमेन में
तो गॉफ हमारा कहाँ से कहाँ फंक्शन है देख चुके हैं, देखे थे यहाँ पर गॉफ कहाँ से कहाँ फंक्शन है n2z, तो लेट x1 x2 belongs to n such that g of f of x1 equals to g of f of x2, तो दिस implies that गॉफ ऑफ x है तो g of f of x1 क्या हो जाएगा x1 और g of गॉफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा x2, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, देयरफॉर गॉफ इज 1 1। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। एक ऐसा फंक्शन चाहिए था हम लोगों को जिसमें कि गॉफ हमारा क्या होना चाहिए था इंजेक्टिव और g इज नॉट इंजेक्टिव, तो ये रहा हमारा गॉफ, ठीक है, जो कि इंजेक्टिव है, और ये रहा हमारा g यहाँ पर जो कि इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग डोमेन के लिए एक ही रेंज आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन n to n, ठीक है, और g भी n to n सच दैट गॉफ इज ऑन टू। अब यहाँ बोल रहा है कि गॉफ ऑन टू होना चाहिए बट f इज नॉट ऑन टू। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो f जो है वो n to n है एंड g भी हमारा n to n है, तो बनना क्या चाहिए हमारा गॉफ। तो फिर अगर गॉफ की बात करें तो गॉफ के लिए पहले क्या बनेगा f का फंक्शन, कहाँ से कहाँ n to n, फिर किसका फंक्शन बनेगा g का, ये भी n to n, फिर यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन बन जाएगा आपका गॉफ का। तो गॉफ भी जो होगा आपका फंक्शन वो कहाँ से कहाँ होगा n to n ही होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा फंक्शन चाहिए कि गॉफ इज ऑन टू, ठीक है, सिंस एग्जाम्पल ऑफ गॉफ इज ऑन टू एंड f इज नॉट ऑन टू, f हमारा ऑन टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या किया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा f तो ऑन टू नहीं होना चाहिए, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, जैसे fx जो है, fx मान लिया कि हमारा fx जो है वो है x माइनस 1, ठीक है, मान लेते हैं, या x प्लस 1 कुछ मान लेते हैं। एक्चुअली x माइनस 1 जब मानेंगे तो फंक्शन नहीं होगा, fx हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर यहाँ देखें कि fx अगर x प्लस 1 है, लेट कर लेते हैं कि fx अगर x प्लस 1 है एंड gx जो है ये हमारा क्या होना चाहिए ऑन टू, तो gx क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि x माइनस 1 है जहाँ पर कि x ग्रेटर देन 1 है, और ये हमारा 1 है जब x इक्वल्स टू 1 है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो f है हमारा ये ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि f इज़ नॉट ऑन टू चाहिए। तो देखिए, तो सिंस f जो फंक्शन हमारा n to n है, ठीक है, अब देखिए तो सिंस इफ y बिलोंग्स टू अगर n रहेगा तो दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर क्या हो जाएगा fx, ठीक है, जहाँ पर कि x भी बिलोंग्स टू क्या रहेगा n रहेगा। अब fx को क्या लिखिएगा आप, fx को लिखिएगा x माइनस 1, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y प्लस 1 होगा। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू हो गया हमारा, सॉरी fx x प्लस 1 है, fx x प्लस 1 है, तो x क्या बन जाएगा यहाँ से y माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस x इक्वल्स टू y माइनस 1, तो सो इफ y इक्वल्स टू 1 तो देन x बराबर क्या हो जाएगा 0, डज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट इज फॉर y इक्वल्स टू 1 fx हैज नो इट्स प्री इमेज,
यानी कि y बराबर 1 के लिए fx का कोई प्री इमेज नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसीलिए f हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गॉफ की बात कर रहा था कि गॉफ क्या होना चाहिए, हमारा ऑन टू होना चाहिए। तो देखिए गॉफ को लेकर चलते हैं। तो सिंस गॉफ जो फंक्शन है वो भी हमारा n टू n है, तो देयरफॉर गॉफ ऑफ x की बात करते हैं तो गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, ऐसा होगा। ठीक है, तो g ऑफ fx में fx का वैल्यू क्या होगा, देखिए gx जब निकलता है यहाँ से तो gx क्या होता है हमारा x माइनस 1, अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो g ऑफ fx क्या होगा, fx माइनस 1 इफ fx ग्रेटर देन क्या होगा 1, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है, और फिर g ऑफ x का वैल्यू 1 होता है, तो g ऑफ fx का वैल्यू 1 होगा कब, इफ fx आपका 1 हो। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। अब देखिए फिर, तो देयरफॉर g ऑफ fx के पास आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर fx जो होगा वो fx क्या देख सकते हैं आप, fx क्या हमारा x प्लस 1 है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि fx का जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 माइनस 1, कब, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 1 हो, और 1 है यहाँ पर कब, जब fx हमारा 1 है तो fx क्या है, x प्लस 1 जब 1 हो। फिर इसको तोड़ेंगे तो देयरफॉर g ऑफ fx क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, चूँकि ये इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, अब देखिए इसमें चूँकि गॉफ जो हमारा फंक्शन है, सिर्फ गॉफ जो फंक्शन है हमारा वो तो n टू n है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू तो 0 आएगा ही नहीं, इसमें सारा का सारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया कि सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर g ऑफ fx भी फाइनली क्या बन जाएगा, x होगा कि नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ओके, अच्छा देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू x। ओके, बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा कि सिंस गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑन टू दोनों होता है। सो गॉफ इज ऑन टू फंक्शन। आ गई बात समझ में। ठीक है, आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x। अच्छा, एक नॉन एम्प्टी सेट x दिया गया है, कंसिडर px। तो px क्या होता है, पावर सेट ऑफ x, पता है हम लोगों को। पावर सेट ऑफ x का एलिमेंट क्या होता है कि जितना भी पावर सेट ऑफ x का एलिमेंट होगा दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ किसका, x। तो देखिए हम इसका थोड़ा बता रहे, ब्रीफ में बता रहे हैं कि पावर सेट ऑफ x का जो भी मेंबर होगा वो क्या रहा होगा, सबसेट ऑफ x। ठीक है, जो सबसे इसका ग्रेटेस्ट मेंबर है तो x का जो सबसे ग्रेटेस्ट सबसेट होता है वो खुद x होगा, और जो सबसे इसका लोएस्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, phi। इतना पता है हम लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज। तो r एक रिलेशन है, ठीक है, फॉर सबसेट्स a एंड b इन पावर सेट ऑफ x। अगर a रिलेटेड टू b है, इफ एंड ओनली इफ a सबसेट ऑफ b इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px।
तो पूछ रहा है क्या एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो बी सबसेट ऑफ ए तो होगा नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होने का संभावना है। तो देखिए सिमेट्रिक को ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पूछा है हमसे कि है या नहीं। तो देखिए, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में इसका, मान लेते हैं कि इफ ए जो है, ए हमारा कुछ है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक सबसेट बना लेते हैं, एक कैपिटल, चलिए एक्स मान लेते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है सेट एक्स पर जो है रिलेशन, तो सेट एक्स मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 है। एंड ए मान लेते हैं कि चलिए 1 2 है, 1 2 3 4 मान लेते हैं, 1 2 3, चलिए 1 2 3 रह देते हैं, ठीक है। और बी जो एक सेट है वह हमारा 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंस ए बी सबसेट ऑफ एक्स है एंड बी भी सबसेट ऑफ एक्स है एंड ए सबसेट ऑफ बी है, तो अब देखिए, तो सिंस इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू बी होगा। बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी तो ए का सबसेट नहीं है, तो अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी नॉट रिलेटेड टू ए, बी ए से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर तो सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं तो पूछा है कि हम लोगों से कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, और दूसरा बताना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ओके, चलिए आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बाइनरी का क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि सेट ए जो है ना हमारा, ये है 1 2 3 से लेकर के एन तक, तो नंबर ऑफ ऑन टू की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो क्या होगा कि कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर सेट ए की बात करते हैं, अगर सेट ए की बात करें तो ए में एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। फिर अगर सेट बी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेट बी की बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, 1 2 3 4 से कंटिन्यू रहेगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो तो मान लेते हैं कि f का फंक्शन है, ओके। तो अगर f का फंक्शन है तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होने के लिए जितने भी इसमें एलिमेंट है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सब के लिए इधर तो डोमेन होना ही चाहिए। जैसे देखिए, अगर ऐसा बनता है,
अगर ऐसा बनता है कि यहाँ पर हमारा जैसे A B C D है, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर 4 एलिमेंट है ऑन टू फंक्शन होने के लिए, अगर A का 1 होता है तो B का 2 होगा, C का 3 होगा, D का 4 होगा, ठीक है, तभी ना ऑन टू होगा। अब देखिए दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम हो जाए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक जैसे A B C D है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, अगर A का 1 B का 2 C का भी 2 हो जाता है, D का तब तो 3 हो जाएगा, तब तो एक खाली रह जाएगा। यानी कि जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और ऑन टू फंक्शन हो तो उसको 1 1 भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस नंबर ऑफ डोमेन इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोडोमेन, तो देयरफॉर क्या होगा कि पॉसिबल रेंज फॉर डोमेन 1 कितना होगा n, फिर पॉसिबल रेंज फॉर डोमेन 2 कितना होगा। तब देखिए अगर इसके लिए जो आ चुका होगा, मान लीजिए इसके लिए या तो 1 आ चुका होगा या 2 आ चुका है या 3 आ चुका होगा, कोई एक आ चुका होगा, तो अब वो 2 के लिए नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल कितना होगा n-1, ठीक है। फिर पॉसिबल रेंज फॉर डोमेन 3 कितना होगा, तो एक इसका और एक इसका छोड़ देंगे, यानी कि 2 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा n-2। फिर पॉसिबल रेंज फॉर डोमेन 4 कितना हो जाएगा n-3। इसी तरह से चलता रहेगा कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो दैट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 से ये इंटू होते होते लास्ट में कहाँ तक चला जाएगा, निश्चित है कि 1 तक जाएगा कि नहीं, चूंकि ये 1 से देखिए स्टार्ट होकर के n तक पहुंचा है, तो ये 1 2 3 4 से n तक जाएगा, तो ये 1 तक पहुंच जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा फैक्टोरियल n। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बोल रहा है कि s दिया हुआ है, कि S में जो सेट है वो ABC है और T में 1 2 3 है, तो फाइंड करना है F इनवर्स F ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम F टू S, ठीक है। इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है फ्रॉम S टू T, ठीक है। तो देखिए F जो फंक्शन बनाया है पहले वो S टू T बनाया है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर कि F, तो इसका मतलब क्या हो गया, S क्या हो गया ABC से कहाँ 1 2 3 बनाया है, तब एक नंबर की बात करते हैं। तो अगर देखें इसको तो ये तो 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस F इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, सो F इनवर्स एग्जिस्ट। तो F इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो F इनवर्स होगा हमारा T टू S एंड F इनवर्स जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 3 से A, फिर 2B, फिर 1C, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 को। दूसरा नंबर देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेंज का 2 डोमेन है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस F इज नॉट 1 1, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है इसका। F इज नॉट 1 1 सिंस FB इक्वल्स टू FC इक्वल्स टू क्या है 1। इसका मतलब इसमें अगर B और C है तो इसके लिए एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, आ रहा है ना, तो 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये भी दिखा सकते हैं कि ऑन टू भी नहीं है, इसलिए F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एज यू विश यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब देखिए 14 आपका
12 जो है 12, 13, 14 ये बाइनरी से है, इसलिए इसे हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं 16 से, ठीक है, सॉरी 15। एक क्वेश्चन है आपका, फंक्शन का है 15, इसको बताना है हम लोगों को, बनाना है। आते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि a दिया हुआ है -1 0 1 2, b दिया हुआ है -4 -2 0 2 एंड g दिया हुआ है a to b फंक्शन। तो पहले हम भी नोट कर ले रहे हैं कि a क्या है। a दिया गया हमारा -1 0 1 2 और b क्या है, b है हमारा -4 -2 0 2, ठीक है। जी एफ एंड जी दोनों ए से बी फंक्शन है। एफ बी फंक्शन हमारा ए से बी और जी बी फंक्शन हमारा ए से बी, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो सिंस एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो देयर फोर एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा, आप रख के देखिए। तो एफ ऑफ -1 2 हो जाएगा। एफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, एफ ज़ीरो हो जाएगा आपका 0। F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा 0। और F2 जब निकालेंगे तो F2 हो जाएगा आपका कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 - 2 2, ओके। इसका मतलब F जो बन गया वो हो गया हमारा -1 2, फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 2 2, ठीक है। फिर देखते हैं एंड जी एक्स जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है 2 × ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस हाफ, 2 × मॉड ऑफ x माइनस हाफ -1, ठीक है। ये हमारा जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे पहले जी एक्स का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये भी फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए से बी, ओके। तो ए से बी है तो डोमेन देख लीजिए, ए से बी है तो डोमेन यहीं से आएगा, -1 0 1 2 आएगा, ठीक है। तो जी ऑफ -1 निकाल ले रहे हैं। तो जी ऑफ -1 निकालेंगे तो हो जाएगा -3/2, तो 3 - 1 2 बन जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, आएगा इतना ही, ओके। फिर एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, सॉरी जी 0 निकालेंगे तो 0 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर जी1 निकाल लेते हैं, जी1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ, 2 2 कट के फिर ये कितना हो जाएगा 0। फिर निकाल लेते हैं जी2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, 4 - 1 3, 3 कट के 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो देयरफॉर जी जो फंक्शन बना हमारा वो क्या बन गया, -1 से 2, फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 2 2। तो देखिए जो f है वही g है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से, तो डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड जी एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, आर f एंड g इक्वल, तो पूछ रहे क्या f और g इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो देखें यहाँ से कि अच्छा है f इतना है, इसको 1 मान के रख लेते हैं। अच्छा g इतना है और डोमेन दोनों का सेम है, एफ बी ए टू बी जी बी ए टू बी है। यहाँ देख रहे हैं कि एफ बी ए टू बी जी बी ए टू बी है, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 एफ इक्वल्स टू जी, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है, ये रिलेशन से क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लेट ए बराबर दिया हुआ 1 2 3, देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, तो बना रहे हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए आर जो सबसेट होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा, मैक्सिमम एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितना होगा 9, ठीक है। यानी कि बस समझ में आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम
ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो तो आर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है, ट्रांजिटिव, ये ठीक नहीं है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब किस सेट पर? तो सेट ए पर। ए क्या है हमारा? 1 2 3। तो अब देखिए, अब अगर आर की बात करें तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 होगा ही होगा, 2 2 होगा ही होगा, और 3 3 होगा ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। अगर यहीं तक छोड़ दे तो ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें किसी एक एलिमेंट का एंट्री कर देते हैं 1 2। तो अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर 1 2 रखते 2 1 रखते तो देखिए 1 2 तो इसका मतलब यहाँ पर 1 1 आ जा रहा है, 1 1 है। ठीक है, अब देखिए 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 है, इसका मतलब फिर भी ये ट्रांजिटिव हो जा रहा है। अच्छा, तो अब क्या करना पड़ेगा? तब इस एक फिर आते हैं कि अगर 1 3 रख देते हैं तो 3 1 होगा, ऐसा होगा ना। अब देखते हैं यहाँ पर, अच्छा अब देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर 3 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 1 3 है, ठीक है ना, लेकिन 2 3 तो नहीं है इसमें, लेकिन 2 3 नहीं है, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि अच्छा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यहाँ से देख रहे हैं कि सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, यानी कि एक ये बनेगा। अच्छा, अब देख रहे हैं कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट संख्या 9 होगा। अगर सारा का सारा एलिमेंट रख देंगे, अगर हमारा आर ए क्रॉस ए के बराबर हो जाता है, तब तो ये इक्विवेलेंस यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी दो जो बचा हमारा, एक क्या बच रहा है? 3 2 और 2 3। तो जब 3 2 रखेंगे इसमें, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2 3 भी रखना पड़ेगा, तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक होने के लिए तो रखना ही पड़ेगा, रखेंगे जब तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट तो 9 ही होगा। इसका मतलब यही एक ही, सिर्फ यही एक मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल है, इससे ना छोटा कोई पॉसिबल है, ना इससे कोई बड़ा पॉसिबल है। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। इसका मतलब सिर्फ एक ही, यही रिलेशन एक पॉसिबल है। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगा? 1। ओके, आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 17 में। दिया हुआ ए 1 2 3 पर रिलेशन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। अब बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए अच्छा हम लोगों को, तो फिर वही बात हो गया यहाँ पर भी कि आर जो होगा हमारा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो ए क्रॉस ए में मैक्सिमम एलिमेंट कितना होगा? मैक्सिमम एलिमेंट 9 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। ओके, इक्विवेलेंस मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी चलेगा, सिमेट्रिक भी चलेगा, ट्रांजिटिव भी चलेगा, यानी कि तीनों होना ही चाहिए। अच्छा, तो अब देखिए, तो सबसे पहले एक आर की बात करते हैं। तो आर क्या होगा? सबसे पहला तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 ये होगा। अब देखिए, ये अगर यहीं तक छोड़ दें तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, यानी कि एक ये पॉसिबल होगा। अब दूसरा बात करते हैं, तो अभी देखे थे कि अगर हम 1 1 2 2 3 3 रखते हैं, ओके, तो ये तो पहले जैसा ही है। तो अब कोई दूसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 1 2 रखते हैं, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अच्छा एक ऐसा रिलेशन है ये जो 1 1 2 2 तो देख रहे हैं यहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि अच्छा 3 3 है। तो अगर यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 2 है, तो ये 1 2 आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर 2 2 है तो 2 1 है तो 2 1 है। ठीक है, एक ये पॉसिबल होगा। फिर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर एक और रिलेशन लिख दे आर, अगर मान लेते हैं कि 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, हम 1 2 की जगह एक और 1 3 रख देते हैं। 1 3 तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 रख देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? ये देखिएगा 1 1 2 2 3 3 है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 3 1 यहाँ से 1 1 है,
यहाँ से 3 3 है तो 3 3 3 1, तो वही 3 1 आ जाएगा जो कि खुद है। 1 1 1 3, तो वही 1 3 आ जाएगा जो खुद है। इसका मतलब ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अब बात करते हैं इसके अलावा तो 1 1 तो आना तय है, 2 2 भी आना तय है, 3 3 भी आना तय है। तब देखिए इसमें क्या होगा, एक 1 2 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 चाहिए। फिर ये तो आ चुका है, तो फिर 1 3 रख दिए, इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अगर तो 2 1 है और 1 3 है, देखिए यहाँ पर 2 1 और 1 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 चाहिए। अच्छा, एक 2 3, तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3 2। अब देखिए इसमें 9 एलिमेंट आ चुका है, 3 3 6 3, यानी कि मैक्सिमम यही बनेगा। अच्छा, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, हमारे पास कितना रिलेशन पॉसिबल हो रहा है, 4। लेकिन ये बोल रहा है कंटेनिंग 1 2, जिसमें 1 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलेगा नहीं क्योंकि इसमें 1 2 नहीं है, नहीं चलेगा। ये चलेगा, एक ये होगा, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें भी 1 2 नहीं है। ये चलेगा, इसमें चलेगा क्योंकि 1 2 है इसमें। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। ओके, आशा करते हैं कि ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। बोल रहा है कि f को फंक्शन R2 RB या सिग्नम फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइन है इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि अगर fx हो और इसका वैल्यू 1 होता है अगर x ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू 0 होता है अगर x लेस देन 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0, और इसका वैल्यू -1 होता है अगर x लेस देन 0 हो, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि GR2R, f भी हमारा कहाँ से कहाँ फंक्शन था, f हमारा R2R है जिसमें कि fx ऐसा है, GR2R है जहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है gx, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका आ रहे हैं, ठीक है। तो f जो फंक्शन है वो किस में है, R2R में है, ओके। जहाँ पर कि fx जो है वो क्या है आपका 1 है अगर x ग्रेटर देन 0, 0 है अगर x इक्वल्स टू 0, और -1 है अगर x लेस देन 0 है। तो GR2R है, G की बात बाद में करते हैं, जहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम लोगों को पता है, अगर पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, हमने अच्छे से समझाए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। आगे देखते हैं, देन डज फॉग एंड गॉफ कॉन्साइड इन 0 से 1। पूछ रहा है क्या फॉग और गॉफ 0 से 1 में कॉन्साइड करेगा। अच्छा, इस बात को लेके चल रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं, तब तो g को लिख ले रहे हैं कि g जो फंक्शन है वो R2R है, जहाँ पर कि gx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1 है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर -0.1 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू देता है तो -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। इतना हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को फॉग या गॉफ को स्टडी करना है इन 0 से 1 में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो फॉग बनेगा, अगर बनेगा तो वो भी R2R बनेगा, एंड गॉफ भी जो बनेगा वो भी R2R बनेगा। लेकिन क्या R2R में स्टडी करना है, तो हम लोग से पूछा गया है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। डज फॉग गॉफ कॉन्साइड इन 0 से 1, 0 से 1 में पूछ रहा है, यानी कि हमारा इस हम लोगों का कहना है कि 0 से 1 में देखना है हम लोगों को क्या होता है, यानी कि फॉग देखना है किसमें, क्लोज इन ओपन इंटरवल 0 से 1 टू R में देखना है। एंड फिर गॉफ भी जो देखना है क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल 0 से 1 से क्लोज इंटरवल से कहाँ तक,
आर में देखना है। चलिए हम बात कर रहे हैं एफ फॉग का, ठीक है। फॉर फॉग, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देयर फोर एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ जी एक्स ऐसा होगा, ठीक है। कि अब देखते हैं हम लोग कि एफ जी एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है वो 0 से 1 के बीच है, अच्छा, और जी एक्स हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होगा जब x आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब x इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि दैट इज एफ ऑफ जी एक्स जो हमारे पास आ गया, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ जी एक्स जो हमारे पास आ चुका है, इसका वैल्यू 0 आया कब, जब x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। और इसका वैल्यू 1 है कब, जब x आपका इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं यहाँ पर 1। ये हमारा फॉग की बात था। अब बात करते हैं गॉफ का। फॉर गॉफ, तो सिंस यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू, तो ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 की बात कर रहा है, देखिए सबके लिए हमारा 0 से 1 की बात कर रहा है, अच्छा। तो देयरफॉर गॉफ ऑफ x, तो अगर गॉफ ऑफ x की बात करें तो g ऑफ क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स होगा, है ना, अच्छा, g ऑफ एफ एक्स हो गया। अब g एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है, देखिए जरा, एफ एक्स जो है हमारा वो या तो 0 1 होगा, या तो 0 होगा या -1 होगा, अच्छा, यानी कि ये जो बन जाएगा हमारा, ये या तो g1 बनेगा, 1 कब बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, या g0 बनेगा कब, जब x बराबर 0 होगा, ठीक है। और g या तो -1 बनेगा कब, अगर x लेस देन 0 बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ एक्स क्या, 0 1 -1 ग्रेटर देन बराबर और लेस देन 0 के लिए, देख रहे हैं ना, फंक्शन भी हमारा इसी से डिफाइन है। तो एफ एक्स 3 वैल्यू अटेंड कर सकता है हमारा यहाँ पर, अच्छा। अब देखिए जो x जो है हमारा यहाँ पर, सिंस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 है, तो दैट इज ये जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है x ग्रेटर देन 0 के कंडीशन को, अच्छा। तो देयरफॉर g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g1 होगा ना, चूंकि सिर्फ इसी को ना फॉलो कर रहा है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट g ऑफ एफ एक्स जो होगा, ठीक है, तो g1 क्या है, तो gx क्या देख सकते हैं आप कि gx क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं gx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था, है ना, नहीं लिखे है इसको, अच्छा यहाँ देख लेते हैं, देखिए है ना, gx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। तो देयरफॉर g ऑफ एफ एक्स जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। अब देखिए इसको माने थे 1, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू इतना आया है, ठीक है, और इसका वैल्यू ये 2 मान लेते हैं, इस तो सिर्फ 1 आ रहा है, तो क्या दोनों कॉन्साइड कर रहा है, नहीं, दोनों तो बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 अटेंड कर रहा है वैल्यू, ये 0 1 दोनों अटेंड कर रहा है ना, 0 1 दोनों आ रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर गॉफ एंड फॉग डज नॉट coincide
ठीक है, डज नॉट कॉन्साइड इन ओपन इंटरवल 0 से 1। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से सॉल्यूशन क्या है हमारा, देख, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल अच्छे से थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बनाइए, पक्का समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। कुछ बातें अगर समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।